राम राम सा खम्मा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। मॉडल प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 70/2022 के लिए मतलब इसी वर्ष का कक्षा 12वीं के लिए भूगोल का है जो पेपर है वो लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और अब की बार टाइम है वो आपको इस बार 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। और जो पूर्णांक है मतलब पेपर कितने नंबर का होगा तो आपका 37 नंबर का पेपर है वो हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर का। और तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, या फिर आप सर्च कर लेना माई सक्सेस सेंटर जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ जाकर आप सर्च कर लेना और जो पीडीएफ है मैंने भेज दूंगा। ठीक है, तो इस आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए बहुविकल्प प्रश्नों में सही विकल्प है वो चुनकर लिखना। सही विकल्प चुनकर, ठीक है, ये मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन है वो बनता है। 8 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछ जाएंगे सही विकल्प वाले। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत है वो नहीं है। ठीक है, कौन सा है जो कि स्रोत है वो नहीं है। यात्रा के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने और प्राचीन महाकाव्य। तो इनमें से कौन सा जगह जो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने हैं ये है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं, मतलब भौगोलिक में नहीं आता। ठीक है, चंद्रमा से चट्टान जो पदार्थ के नमूने है ना वो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला है आंसर। ठीक है, राइट हो जाएगा आपका गो ऑप्शन है। उसके बाद मैं बात करूं इतिहास का मॉडल पेपर मैंने करवा दिया है और राजनीतिक विज्ञान का भी करा दिया है और आज हम जियोग्राफी करवा रहे हैं। 3 मॉडल पेपर करवा दिए, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी हैं वो देख लेना। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। जैसे महाद्वीप है हमारा एशिया है, अफ्रीका है, इस तरह के महाद्वीप है, मतलब इन्हीं में से बताना है जिसमें जनसंख्या वृद्धि है ना सर्वाधिक है। ठीक है, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका। तो कौन सा हो जाएगा जो आपका अफ्रीका है वो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो क ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसका क्या है लिंग अनुपात है विश्व में सर्वाधिक है। लेटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका आएगा। और ग है जो कि फ्रांस। तो आपको याद रखना लेटवे का है ना लिंग अनुपात है वो सर्वाधिक है। लेटवे किसका, लेटवे जो को ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देश मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। ठीक है, तो आपका को ऑप्शन है लेटवे वो राइट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा है वो नहीं की जा सकती। तो किसकी नहीं की जाती। गंगा का जलोढ़ मैदान, राजस्थान के शुष्क और अशुष्क क्षेत्र, हिमाचल की निचली घाटियां या फिर उत्तरी पूर्व के वन और पहाड़ियां। तो कौन सा हो जाएगा आपका जो ग ऑप्शन है ना हिमाचल की निचली घाटियां हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हिमाचल की निचली घाटियां हो जाएगी। यहाँ पर क्या है मतलब पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं, मतलब ग्रामीण बस्तियां हैं वो कम है वो रहती है। ठीक है, तो हिमाचल की निचली घाटियाँ। उसके बाद निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो ऐसी कौन सी फसल है जो कि रोपण नहीं है। ठीक है, कॉफी, गन्ना, गेहूं या फिर रबड़। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। पांचवा का क्वेश्चन आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका ग ऑप्शन। कौन सा गेहूं का है रोपण फसल, गेहूं है जो कि रोपण फसल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग ऑप्शन राइट। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण है वो किया गया। किसका सहकारी कृषि का, जो उस देश का नाम बताना है। रूस, डेनमार्क, भारत या फिर नीदरलैंड। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो डेनमार्क है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डेनमार्क। जो ख ऑप्शन है ख है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अभी आपको 1 नंबर मिल गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो कौन सा उद्योग है उस उद्योग का नाम बताना है जो कि क्या करता है अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का मतलब कच्चा माल है जहाँ पर बनता है। ठीक है, तो कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग। तो कौन सा हो जाएगा आधारभूत उद्योग है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जो ग ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधारभूत उद्योग हैं ये, मतलब जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनको कच्चे माल का उत्पादन है वो करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है तृतीयक। ठीक है, तो कौन सा है तृतीयक
खेती, बुनाई, व्यापार या फिर आखेट। तो कौन सा देगा? व्यापार है वो तृतीयक का क्रियाकलाप है, जो आपका चैप्टर है ना तृतीयक वाला, ठीक है, तृतीयक और चतुर्थ वाला, उससे है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें भी ये 8 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि हो चुके हैं, 8 नंबर के जो कि ऑप्शन हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि नीचे वर्णित तुलनात्मक प्रश्नों के उत्तर हैं लगभग 10 से 20 शब्दों में है, 10 से 20 शब्दों में देने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है पूरा आपका 7 नंबर का रहने वाला है, मतलब हर एक क्वेश्चन है 1-1 नंबर का रहने वाला है, सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। और ये पूरा टोटल है 7 नंबर का रहेगा, 12 नंबर का नहीं है। और प्रत्येक क्वेश्चन है जो कि 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 × 7 = 7 है ना, तो ये 7 नंबर का हो गया यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक है कारकों के उल्लेख करने हैं, ठीक है। तो 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करना है, जैसे आपका 3 आप बता सकते हो। जल की उपलब्धता, ये जल होगा तो ये जनसंख्या टिकेगी उसी में, ठीक है। एक होगी भू आकृति होगी, और एक जलवायु कम, ठीक है। तो ये 3 है वो कारक हैं, वो हो जाएंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले। कौन से? ये प्रभावित करने वाले कारक है। जल कम तो जनसंख्या भी कम हो गया ना। तो विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं। ऐसा क्यों होता है? विश्व में जो जनसंख्या है, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भूपटल के जिन क्षेत्रों में उच्च घनत्व को आदान प्रदान करने वाले अनुकूल भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक मिलते हैं, वहाँ जो कि जनसंख्या का सघन है जमाव है वो होता है, ठीक है। ये कारण आप लिख सकते हो, मतलब उच्च घनत्व आधार वाले प्रदान करने वाले अनुकूल भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक मिलते हैं। ये कारक हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। सामाजिक है, सांस्कृतिक कारक हैं, भौगोलिक है, ठीक है। और भौगोलिक मैंने आपको बताया था जो कि कारक है, जल की उपलब्धता है, भूगर्ती है, जलवायु कम, ठीक है। इस प्रकार से है ना, संस्कृति में भी अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो विश्व में उच्च जनसंख्या वाले घनत्व नए क्षेत्र हैं, इसलिए आप इसमें ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से? तो 3 घटक हैं, आपको पता है। जन्म दर है, मृत्यु दर है, और एक है आपका प्रवास, ठीक है। कौन सा होगा? प्रवास, ठीक है। तो ये भी आसान सा सवाल है, एकदम 6ठी कक्षा का स्टूडेंट भी बता सकता है। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। जो मानव विकास के है ना 4 प्रमुख घटकों के नाम बताना है, तो एक तो आप लिख दोगे समता। क्या लिख दोगे? समता। और उसके बाद एक लिख दोगे सतत। क्या लिख दोगे? सतत, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको पूरा है क्लियर समझ में आ जाए, बीच में अक्सर लिखा हुआ ना इसलिए। और एक आप लिख दोगे पोषणीयता। क्या लिख दोगे? पोषणीयता, है ना। और एक आप लिख दोगे उत्पादकता एवं पूरा, मतलब ये एक ही नाम, उत्पादकता एवं उसके बाद आगे लिखना और, ठीक है। क्या लिखना? कि सशक्तिकरण। क्या लिखना? सशक्तिकरण, है ना। ये आप पूरा है लिख देना। सतत और समता और पोषणीयता और उत्पादकता एवं सशक्तिकरण, है ना। ये आप इसमें आराम से लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हो गए और मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हो गए। महानगर क्या होते हैं? महानगरों के बारे में मतलब बताना है। ये नगर संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, मतलब ये नगरीय संकुलों के बारे में भी बता देना, ठीक है। तो महानगर क्या होता है? पहली बात तो ये जान लो, ठीक है, कि 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। किससे कहा जाता है? जहां पर 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर होते हैं ना, उनको महानगर कहा जाता है, नगर नहीं, महानगर, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। और उसके बाद मतलब ये पूछा है ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो इसमें क्या लिखोगे? जबकि कई महानगर एवं मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? जबकि जो कई बड़े बड़े महानगर होते हैं ना, मतलब जहाँ पर 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या होती है, वो महानगर मिलकर एक मेगा नगर मिलकर नगरीय संकुल बनाते हैं, जिनमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। इसमें तो क्या होता है? नगरीय संकुलों में 50 लाख से जनसंख्या अधिक होती है और महानगर में होती है 10 लाख से 50 लाख के बीच, ठीक है। तो ऐसा आप इसमें आराम से लिख सकते हो। विनिर्माण को है ना परिभाषित करना, विनिर्माण की परिभाषा है वो बतानी है, क्या इसमें लिख सकते हो? तो इसमें लिखना आपको, विनिर्माण का आशय किसी भी व्यक्ति वस्तु के उत्पादन से है, मतलब उत्पादन कि जितना उत्पादन होगा उतना विनिर्माण होगा ना। इसमें हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष निर्माण आदि सभी प्रकार के उत्पादनों का निर्माण शामिल है वो होता है। मतलब प्लास्टिक बनाना, खिलौने बनाना, प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं ना वो लोहे और इस्पात है, ठीक है। तो ये सभी कुछ इसमें विनिर्माण में आते हैं, है ना। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जल परिवहन के क्या लाभ है? जो जल परिवहन होता है ना, मतलब जल में
जैसे हमारी सड़क होती हैं, इसी तरह जल में भी परिवहन होता है, आपको पता है, ठीक है। तो उसके क्या लाभ हैं, क्या लाभ है, इसमें लिख सकते हो कि इस परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, मतलब मार्ग नहीं, जैसे जल है तो इसमें जल में कोई मार्ग थोड़ी निर्माण करना पड़ेगा। हाँ, और वरना भूमि होगी, भूमि में तो कभी हमें ऐसे मोड़ना ऐसे मोड़ना ऐसे मोड़ना है ना, वहाँ पर जल में तो हम सीधे सीधे चल जाएंगे जहाँ पर हमें जाना होता है ना, तो उसमें जल मार्गों का निर्माण है वो नहीं करना पड़ता है। इस परिवहन में ऊर्जा लागत भी अपेक्षाकृत कम पड़ती है, मतलब कम होती हैं, जो ऊर्जा है वो कम होती है, ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम पड़ती हैं। और यह परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, मतलब सस्ता ही होगा, डायरेक्ट जा रहे हैं ना हम, ठीक है, डायरेक्ट जा रहे हैं तो सस्ता ही पड़ेगा ना। एक तो हम जैसे ज़मीन है तो ज़मीन में ऐसे घूमते हैं, कभी मोड़ रहती है, कभी वापस ऐसे घूमते हैं, वापस ऐसे चलते हैं ना, तो ये मोड़ रहती हैं, ऐसे सस्ता तो पड़ता ही है जल परिवहन, ठीक है। इसके इतने लाभ हैं, 2-3 लाभ लिख देने हैं आपको, और आपको नंबर है पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताने, क्या बताने, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताने। और ये क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का होने वाला है। उप क्षेत्र मतलब जैसे आपके व्यवहारिवादी भूगोल है, लिंग भूगोल है, कृषि भूगोल है, इसका ऐसे तरह आपको उप क्षेत्रों के नाम बताने हैं। जैसे तो आप क्या लिखोगे, व्यवहारिवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, कृषि भूगोल, चिकित्सा भूगोल, इस तरीके से आपको 5-10 है वो नाम है वो लिख देना है। काफ़ी सारे मैंने बता दिए हैं। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई। तो भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई आपकी सन 1872 में संपन्न हुई थी। जी हाँ स्टूडेंट, सन 1872 में हुई। लेकिन भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना, संपूर्ण मतलब पूरी जनगणना है वो कब हुई थी, तो आपको याद रखने के लिए बता दूं 1881 में। तो ये दोनों पॉइंट हैं वो लिख देने हैं। प्रथम जनगणना आपकी 1872 में हुई और संपूर्ण जनगणना वो ही आपकी 1881 में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई इसमें, है ना। उसके बाद लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, अथवा भारत में लिंग अनुपात है वो कैसे मापा जाता है। तो कन्फ्यूजन करने के लिए आपको नीचे वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों का उत्तर है वो एक ही है। जी हाँ स्टूडेंट, दोनों का उत्तर एक ही है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि इसमें आप लिखोगे कि लिंग अनुपात किसी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का अनुपात है, ठीक है। मतलब ये अनुपात है जो पुरुषों और स्त्रियों के बीच का अनुपात है, ठीक है। और भारत में कैसे मापा जाता है, तो भारत में लिंग अनुपात का सूत्र है, ठीक है, क्या है, यहाँ पर आप लिख दोगे लिंग अनुपात, ठीक है। और उसके बाद इज इक्वल, उसके बाद लिखोगे स्त्रियों की संख्या, कितने स्त्रियों की संख्या ऊपर लिख दोगे, और बट्टा में लिख दोगे आप पुरुषों की संख्या, क्या लिख दोगे, पुरुषों की संख्या। और उसके बाद है गुणे में, मतलब इंटू 1000 लिख दोगे, कितना लिख दोगे, 1000, ठीक है। ये आप लिख देना स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000, अर्थात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये सूत्र लिखने के बाद आप ऐसे लिख देना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है। इतना सा आप इसमें आराम से हैं वो लिख सकते हो। उसके बाद मानव विकास सूचकांक के आधार पर छठा क्वेश्चन है जो कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार है वो किया जाता है, ठीक है। किसमें, मानव सूचकांक विकास, जो विकास सूचकांक है उसमें, है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप ये लिखोगे, मैं बता रहा हूँ जैसे लिखना, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर मैं वहाँ पर टाइप है मतलब ऐसे लिख नहीं सकता है ना, तो ताकि आपको अच्छा समझ में आए, लिख कर मैंने आपको बता दिया पूरा, है ना। तो इसमें अर्जित मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को 4 समूह में बांटा जाता है। मानव विकास स्तर, एक तरफ तो मानव विकास स्तर है जैसे अति उच्च है, मध्यम, ये स्तर है, ठीक है, हाई लेवल, ठीक है। सूचकांक का स्तर मतलब जो सूचकांक है 0.8 से ऊपर है। और देशों की संख्या, कितने देश हैं ऐसे जिस जो कि 0.8 से ऊपर है, तो 59 देश है। इस प्रकार से आप उदाहरण लिख सकते हो। तो इसमें क्या लिखोगे कि मानव विकास स्तर एक तरफ लिख दोगे, और एक सूचकांक स्तर और देशों की संख्या स्तर पर, और अति उच्च में लिखोगे 0.8 से ऊपर है सूचकांक का स्तर, ठीक है। मतलब जो भी 0.8 से ऊपर है सूचकांक आते हैं उनके जो वो अति उच्च में माने जाते हैं। तो उसमें देश कितने हैं, 59 हैं वो देश हैं। और उच्च हैं, उच्च कितने मानेंगे, जिसका स्तर है 0.701 से लेकर 0.799 तक है इस तरह इसका, तो वो उच्च मानेंगे, है ना। तो और इसमें देश हैं वो 53 है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना आप, वो इस तरीके से आप अब ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्यम है, मध्यम है 0.550 से 0.700 के मध्य है वो क्या कहलाते हैं, वो मध्यम है। और इसमें कुल देश हैं वो 39 है। ये मानव विकास सूचकांक है, जो देश आते हैं ना उसको माना जाता है ना। ये समूह बांटा गया 4 समूह में, और इसमें मध्य निम्न है, इसमें 0.4549 से नीचे होते हैं
उनको मध्य निम्न माना जाता है, मतलब ये इस तरह है। और इसमें 48 हैं वो देश हैं, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया। बाकी मैं ऐसे लिखता 0.8 जूम करके तो आपको अच्छे से समझ में आए वो नहीं आ पाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने टाइप है वो कर दिया और सारणी पर बिल्कुल बना दिया आपके सामने और फिर आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कि क्वेश्चन है 3 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक हो गया। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना करनी है। स्थानांतरित कृषि है उसका भविष्य अच्छा नहीं है, क्यों क्यों वो नहीं अच्छा है उसका पर मतलब आपको पूरा है छापना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप स्थानांतरित कृषि के बारे में। स्थानांतरित कृषि का भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि इस प्रकार की कृषि प्रक्रिया में वनों को जलाकर कृषि भूमि तैयार करने के कारण वन भूमि में कमी, जैव विविधता में कमी होती है, ठीक है। मतलब जो भूमि होती है ना उनको तो क्या किया जाता है, मतलब जो कृषि के लिए किया जाता है ना, जो वनों को जलाकर वो वहाँ पर भूमि है वो बना ली जाती है कृषि के लिए, है ना। तो इसमें क्या है नुकसान हो सकता है भविष्य के लिए, है ना। भविष्य के लिए हो जाता है कि वन भूमि में कमी हो जाएगी, वन एक तो कम हो जाएंगे और जैव विविधता में कमी होगी, मृदा प्रदन है वो ज़्यादा है वो होगा, और ताप में क्या होगी वृद्धि होगी, वर्षा में क्या होगी कमी होगी, ठीक है। ऐसा आप सब कुछ है इसमें आराम से लिख सकते हो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंकीय विभाजक है वो क्या है, अंकीय विभाजक क्या है। तो इसमें क्या लिखोगे अंकीय विभाजक में, जैसे मतलब अंकीय विभाजक मतलब इसकी कोई देश है कितनी जल्दी है सूचना है वो, मतलब सूचना है कोई भी संचार है वो कर सकता है, ठीक है। मतलब कितनी जल्दी है वो प्रसारित है वो कर सकता है अपने देश के लोगों के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखो सूचना तथा संचार तकनीकी तक पहुंच का संबंध अंकीय विभाजक से है। इसके लिए ये निर्णय कि विश्व का कोई भी देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना तथा संचार तकनीक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। मतलब कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई तकनीकी माध्यम से आप कितना मतलब अपने देश के लोगों के साथ लाभ पहुंचा सकता है, ठीक है। और कोई सूचना और समाचार हो वो कितना जल्दी है वो पहुंच सकता है, ऐसे आप उदाहरण ले सकते हो। जैसे विकसित देश है ना, जैसे अमेरिका है, हमारा देश तो विकासशील देश है, ठीक है। तो विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो विकासशील देश है ना वो पिछड़े हुए हैं इस मतलब अंकीय विभाजन में, है ना। इस प्रकार देशों में इस विभाजन के अंतर को अंकीय विभाजन के मतलब जो देश हैं जैसे अमेरिका है तो वो तो जल्दी पहुंचा देता है, लेकिन हमारा भारत है वो नहीं पहुंचा पाता है ना। तो ये इसके बीच का जो अंतर है ना इसी को क्या कहते हैं अंकीय विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं अंकीय विभाजक कहते हैं, ये आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्या है, ठीक है। मतलब पर्वत हैं जैसे मरुस्थल हैं और बाढ़ संभावित प्रदेशों में मतलब क्या क्या ऐसा हो सकता है स्थल परिवहन मतलब जैसे सड़क है आपका, रेल मार्ग है, इसमें मतलब क्या क्या है नुकसान होता है, ठीक है। तो क्या होता है उबड़ खाबड़ पर्वतीय भागों, गर्म मरुस्थल क्षेत्रों तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में स्थल परिवहन मार्ग जैसे सड़क मार्ग है तथा रेल मार्ग के निर्माण व रखरखाव पर बहुत अधिक जो कि वही करना पड़ता है, मतलब खर्च करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर है मतलब मरुस्थल होते हैं, ठीक है, और बाढ़ आ जाती हैं, कहीं पर पर्वत होते हैं, मतलब पर्वत भाटा पड़ जाते हैं, ऐसे है ना। तो वो बहुत ही अधिक खर्च आता है। साथ इन क्षेत्रों में स्थल भागों का निर्माण चुनौतीपूर्ण है और जोखिम भरा होता है, ठीक है। तो ऐसा है आप इसमें आराम से लिख सकते हो। और बाकी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2-2 नंबर के है ना क्वेश्चन है वो आपके हो चुके हैं, जो 9 नंबर तक 2-2 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन थे जो कि 2-2 नंबर के, ये मतलब ये 14 नंबर है आपके हो चुके हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखनी है। किस पर? मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखनी है। क्या लिखोगे इसमें आप कि जो मानव भूगोल है ना इसमें मानव द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीवकोपार्जन मतलब अपनी जीवन यापन करने के लिए क्रियाकलापों से लेकर उसकी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए सभी प्रयास का अध्ययन मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में आता है। मतलब जो भी मानव है वो करता है अपने जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, जो भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो भी कार्य किए गए सभी प्रयासों का अध्ययन है मानव भूगोल के क्षेत्र में आता है। अतः पृथ्वी पर जो भी दृश्य मानव क्रियाकलापों द्वारा निर्मित है उन सभी को मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में सम्मिलित है वो किया जाता है। मतलब पृथ्वी पर जो भी दृश्य है मतलब मानव है वो क्रियाकलाप करते हैं जो मानव क्रियाकलापों द्वारा निर्मित है, मतलब कोई भी कार्य ऐसा, उन सभी को मानव भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित है वो किया जाता है। ये मानव भूगोल के ऊपर आपको ऐसी प्रकार से टिप्पणियाँ लिखनी है। और पृथ्वी तल पर मिलने वाली मानवीय दशाओं को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल से संबंधित सामाजिक विज्ञान से एवं शैक्षिक विषयों का अध्ययन ही करना है वो पढ़ता है, ठीक है। मानव भूगोल के बारे में आप ऐसा है वो लिख सकते हो, किताब में भी वैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद है जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का 129 देशों के बाद पीछे होने का क्या कारण है। जो भी मैंने बताया ना, मानव विकास सूचकांक इतने देश हैं, इतना स्तर है, इतने हैं जो कि इस तरह होने पर इसको इस स्तर में लिया जाता है ना। तो इसमें है ना भारत का 130वां स्थान आता। कितना स्थान? 130वां स्थान। मतलब ये सन 2018 में हुआ था मानव विकास सूचकांक, मतलब ये गणना पूरी हुई थी, उसमें है ना 130वां स्थान है वो भारत का आता है। और श्रीलंका भी है ना आगे है भारत से, है ना। तो उसका कारण है वो क्या है, कारण है वो पूरा छापना है। तो पहला 2 कारण आप इसमें आराम से लिख सकते हो, बड़े बड़े हैं दोनों कारण। तो दोनों कारण क्या है? विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत मानव विकास सूचकांक में इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि भारत का एक तो आकार है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब जो बड़े बड़े देश होते हैं ना उसमें आता है भारत का स्थान भी, ठीक है। और जनसंख्या भी है बड़े है, मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो भी बड़े बड़े देशों में आता है, ठीक है। इसलिए मतलब अर्थव्यवस्था है भी बहुत मजबूत नहीं है, ठीक तो ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका है वो, और टोबैगो है, गुयाना जैसे विश्व के अनेक लघु आकार, मतलब वो जो छोटे देश है ना, श्रीलंका है जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो। ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में वो छोटी है, लेकिन इसके बावजूद मानव विकास सूचकांक में यह भारत से उच्च स्थान है। मतलब एक तो छोटा आकार है वो होता भारत का, तो मान लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन भारत का जो आकार है वो बहुत बड़ा है श्रीलंका की तुलना में, इसलिए श्रीलंका का जो स्थान है वो ज़्यादा आता है। मतलब 125 ऐसा कुछ मान लीजिए स्थान, मान लीजिए ना, तो उसका स्थान है वो इतना आता है, ठीक है। क्योंकि उसका आकार है वो छोटा है, लेकिन भारत का आकार है वो बड़ा है, इसलिए अर्थव्यवस्था है वो ऐसी है, ठीक है। और एक जनसंख्या भी भारत की है वो ज़्यादा है, लेकिन श्रीलंका की कम है, ठीक है। तो ये कारण है, वो दोनों आप लिख सकते हो। उसके बाद एक और है पॉइंट लिख सकते हो, मानव विकास सूचकांक का मापन जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा वास्तविक आय के आधार पर किया गया है। मतलब मानव विकास सूचकांक का मापन है, मतलब किस प्रकार किस जो पॉइंट पर किया जाता है कि शिक्षा, एक तो शिक्षा कितनी है, ठीक है। एक वास्तविक आय, मतलब आय कितना, हर व्यक्ति कितना कमा लेता है, मतलब किस प्रकार का जीवन के बारे में, है ना। तो ये है ना मानव विकास सूचकांक के अंदर है वो लिया जाता है। और भारत की कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो भी इन तीनों क्षमताओं में पिछड़ा अवस्था में है, मतलब इन तीन क्षेत्रों में ना पिछड़ा हुआ है, ठीक है। ये भारत की बात है ना। तो इसलिए है वो मतलब भारत है वो इन 129 देशों के बाद पीछे होने के कारण है, ठीक है। तो ये कारण है आप लिख सकते हो, शिक्षा में मतलब कमज़ोर हैं, ठीक है। और वास्तविक जो वार्षिक आय है, मतलब किसी आदमी की, वो भी कमज़ोर हैं, शिक्षा भी कमज़ोर हैं, ठीक है। तो ऐसा है वो मान सकते हो। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान इसलिए है जो कि पीछा है, ठीक है। और जो कि जनसंख्या में बढ़ोतरी है, मतलब जनसंख्या वो मतलब बहुत ही ज़्यादा है भारत की। और जो कि एक तो आप जो लिख सकते हो, मतलब इसका भारत का क्षेत्रफल भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ही बड़े जो विश्व में बड़े देश है ना उनके देशों में आता है ना। मतलब जैसे चीन है, ठीक है, तो उनके मतलब तुलना में आता है, मतलब फर्स्ट टॉप 10 में आता है ना, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। उसके बाद ये आप इतना है आराम से इसमें लिख सकते हो मानव भूगोल के बारे में, और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 129 देशों के बाद पीछे होने का कारण, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हो आराम से। तो बाकी इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। इसकी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर है वहाँ से आप चेक है वो कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आपको मैं बता दूँ एक बार, क्या है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, माई सक्सेस सेंटर, ठीक है। क्या नाम है? माई SUCCESS सक्सेस सेंटर, ठीक है। ये है, आप सर्च कर लेना। जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है ना, यूट्यूब चैनल नीचे सब्सक्राइब किया हुआ है ना, सब्सक्राइब के जस्ट इधर दिया हुआ है माई सक्सेस सेंटर, उसको सर्च कर लेना। और वो सब्सक्राइब नहीं किया ना, उससे भी कर देना, ठीक है। याद आ गया मुझे, कर देना। और इस साइड है वो लिखा हुआ है नाम, ठीक है, माई सक्सेस सेंटर, ठीक है। इस लिंक तो आती होगी, आप 12th में हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी आपको आगे कौन सा पेपर चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हो। जियोग्राफी का मैंने बता दिया, इतिहास का भी बता दिया, राजनीति विज्ञान का भी बना दिया। आगे कौन सा चाहिए कमेंट में हमें बता दो, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।